नमस्कार। हरियाणा एग्ज़ाम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की जो सीरीज़ का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें जो मॉडल टेस्ट पेपर होंगे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का और जो प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आप ना सिर्फ इसमें 200 प्लस क्वेश्चन जो हैं इस वीडियोज़ के माध्यम से कर पाएंगे, जो आगामी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो अल्कोहल म्यूजियम है जो बनाया गया है गोवा के अंदर बनाया गया है। बात गोवा की आती है तो गोवा के अंदर जो है जीएसटी संग्रहालय भी गोवा के अंदर बनाया गया है। ठीक है, तो गोवा के अंदर हमारे दो मंत्रालय, दो म्यूजियम, एक तो अल्कोहल म्यूजियम है और जीएसटी मंत्रालय भी बनाया गया है। ठीक है, और गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। ठीक है, प्रमोद सावंत हैं, बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और गोवा की स्थापना की बात करें तो गोवा की जो स्थापना थी 1985 के अंदर गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला है मिंटी अग्रवाल। ठीक है, ये एयरफोर्स को जो है डायरेक्शन, जो पायलट जो जहाज़ चलाते हैं उनको डायरेक्शन देने का काम मिंटी अग्रवाल ने किया था। ये कब किया था? जब हमारे जो पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं इंडिया के अंदर, जो इन्होंने इंडिया में जो प्रवेश किया था, तो उस समय मिंटी अग्रवाल ने अपना काम किया था। अभी आपने अभिनव का अभिनिंद्रा का नाम सुना होगा, अभिनव का। तो वो जो अभिनव थे उस समय जो है वो पाकिस्तान के पायलट की डेथ हुई थी, तो उस समय इनको युद्ध में सेवा मेडल मिला था मिंटी अग्रवाल को। ठीक है, अब बात करते हैं इंदु मल्होत्रा की। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की पहली ऐसी वकील हैं जो जज बनी हैं। पहली ऐसी वकील, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला वकील जो जज बनी है। ठीक है, पहली ऐसी महिला वकील जो जज बनी है वह है इंदु मल्होत्रा हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद चंद्राणी मुर्मू की बात करें तो सबसे युवा सांसद हैं, युवा सांसद। ठीक है, युवा सांसद है इस समय। ठीक है, और भावना कांत कौन है? भावना कांत जो है लड़ाकू विमान उड़ाने वाली, लड़ाकू विमान जो उड़ाए थे भावना कांत, लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी है भावना कांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 रुपये के नोट पर कौन सा ऐतिहासिक चिन्ह जो है अंकित है? तो 20 रुपये के जो नोट है उस पर कौन सा चिन्ह है? तो उस पर जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है कौन सी नोट पर, ये आपको बताना है। जो बावड़ी है, ठीक है, बावड़ी वो कौन से नोट पर है ये भी आपको बताना है। और एलोरो की गुफाएं ये कौन से नोट पर है? ये सभी जो कि आपको एक लाइन में बताना है कि कौन कौन से नोट पर है। 2000 के नोट पर जो है आप मंगलयान देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये नोट 2000 के आने भी बंद हो चुके हैं। तो 20 रुपये के नोट पर कौन सा ऐतिहासिक चिन्ह है, इसको आप कमेंट करके आपको बताना कि 20 रुपये के नोट पर कौन सा ऐतिहासिक चिन्ह छपा हुआ है। ठीक है, ऐतिहासिक स्मारक का चिन्ह है। एक है स्कूल चलो अभियान, यहाँ पर चलो था, स्कूल चलो अभियान कौन सी सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो अभियान शुरू किया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार है उनके द्वारा भी ये स्कूल चलो अभियान जो है शुरू किया गया था। अब ये दोबारा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, बात करते पंजाब की, तो पंजाब सरकार के द्वारा मिलनी प्रोग्राम शुरू किया गया है। लोक मिलनी प्रोग्राम जो है पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, पंजाब की बात करें तो पंजाब जो है 1 नवंबर 1966 को स्थापना होती है पंजाब की। हरियाणा पंजाब की 1 नवंबर 1966 को। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है भगवंत मान, आम आदमी पार्टी से। ठीक है, 113 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। एमएलए की जो सीट्स हैं वो कितनी हैं? वो 113 हैं। अब आगे आती है हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो हरियाणा उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की जो स्थापना 2000 के अंदर की गई थी। ठीक है,
तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना एक और छत्तीसगढ़ बनाया कब गया था? 1 नवंबर 2000 को ये जो है छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस दिन कौन से 2013 में जो स्थापना की गई थी। 2013 के अंदर जो है एक तो त्रिपुरा हाई कोर्ट, मेघालय हाई कोर्ट और मणिपुर हाई कोर्ट, इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, मणिपुर, मेघालय और इनकी स्थापना जो है की गई थी 2013 में। इन हाई कोर्ट की त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर हाई कोर्ट की स्थापना 2013 के अंदर की जाती है। जबकि 2019 की बात करें तो 2019 में जो स्थापना की गई है वो की गई है हमारे अमरावती हाई कोर्ट की। ठीक है, अमरावती हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। ओके, और तेलंगाना हाई कोर्ट की भी स्थापना 2019 में हुई है। तेलंगाना, जब तेलंगाना जो है 2014 के अंदर जो है आंध्र प्रदेश से अलग कर बनाया गया था। और आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसकी स्थापना जो है भाषा के आधार पर थी। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की पहली बार स्थापना हुई थी, पहला ऐसा राज्य बना था। ठीक है, आगे भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? रेबीज जो रोग होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य बन चुका है जो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य है? तो वो राज्य है गोवा। गोवा पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो अल्कोहल म्यूजियम भी कहा गोवा में बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉल योर कोप। कॉल योर कोप जो है ये जो ऐप है किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई? तो ये नागालैंड की जो सरकार है उनके द्वारा ये जो है कॉल योर कोप जो है एप्लीकेशन का जी शुरुआत की गई है। ठीक है, किसी भी समय आप इस ऐप के द्वारा जो है नागालैंड पुलिस से संपर्क कर सकते हैं अगर आप नागालैंड में हैं। ठीक है, अगर बात करें हम कर्नाटक की, तो कर्नाटक ने भी एक ऐप शुरू किया जिसका नाम है आयु ऐप। इस आयु ऐप के माध्यम से सरकार जो है योग के माध्यम से जो पुरानी बीमारियां उसके योग के माध्यम से जो पुरानी जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करने के लिए ये लोगों को जो है निर्देश देती है, उनके बारे में इस जो है सूचनाएं उपलब्ध करवाती हैं। ठीक है, आयु ऐप आप पूछ लिया जाए आयु ऐप कौन सी सरकार के द्वारा शुरू किया गया, तो वो है कर्नाटक की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों को दूर करने के लिए जो है ऐप शुरुआत की गई है इसकी। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने भी एक ऐप शुरू हुआ है, संभव पोर्टल शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए पोर्टल और ऐप में क्या फ़र्क होता है। पोर्टल एक वेबसाइट होती है और एप्लीकेशन का आप जानते होंगे ऐप जिनको, जैसे व्हाट्सएप एक ऐप है, टेलीग्राम का भी एक ऐप होता है। ठीक है, और इसमें क्या संभव पोर्टल शुरू किया है। संभव पोर्टल के अंदर जैसे कोई भी शिकायत, सार्वजनिक शिकायत करनी हो तो इस पोर्टल के माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर कहीं भी निगरानी कार्यक्रम या सार्वजनिक शिकायत के बारे में या किसी भी योजनाओं के निपटान के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या शुरू किया गया है, तो जम्मू कश्मीर ऐसा पहला है जो जिला सुशासन रैंक जो जिसने जारी की है वो जम्मू कश्मीर ने जारी की है। ठीक है, जिला सुशासन रैंक। आगे है डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं अक्षय कुमार हैं। ठीक है, जो डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और अक्षय कुमार माई लैब के भी जो हैं माई लैब के भी जो हैं अक्षय कुमार जो हैं ब्रांड एम्बेसडर। इसके साथ साथ विद्या बालन की बात करें तो दरवाजा बंद अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो विद्या बालन है। ठीक है, और शौच मुक्त भारत की जो खुले में शौच मुक्त भारत, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी जो हैं विद्या बालन हैं। विद्या बालन की बात करें तो विद्या बालन जो है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की भी जो है ब्रांड एम्बेसडर है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की भी ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन है। ठीक है,
इसके बाद में आता है सोनू सूद की बात करें तो सोनू सूद जिन्हें गरीबों का मसीहा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन में काफ़ी हेल्प की थी लोगों की, ठीक है। और इन्हों को जो है जो दिल्ली सरकार का एक कार्यक्रम है देश के मेंटर, उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। देश के मेंटोर ब्रांड एम्बेसडर का अभियान कब बनाया गया है, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो दिल्ली के स्कूल के जो बच्चे हैं उनको एक मेंटर, जिनके मेंटर नहीं होते, जिनके फादर इतने एजुकेटेड नहीं होते, जो डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आकर वहाँ उस जो अच्छी स्टडी कर रखा है या जो भी XYZ जो उनको डायरेक्शन देना चाहता है बच्चों को, वो मेंटर बन सकता है दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों का, ठीक है। तो देश के मेंटर के अब बात करें संजय दत्त की, तो संजय दत्त का आप बता दें, संजय दत्त जो है नशा जो है काफ़ी किया करते थे, ठीक है। इसके बाद नशा छोड़ने के बाद इन्हें हरियाणा का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अभी इन्हें हाल ही फिलहाल में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर भी संजय दत्त को बनाया गया है, ठीक है। संजय दत्त को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, संजय दत्त को। अब बात करते हैं उधार शक्ति अभ्यास की। उधार शक्ति अभ्यास जो भारत किसके साथ करता है, तो वो इन ऑप्शन में नहीं है, तो वो है मलेशिया के साथ भारत ये अभ्यास करता है। मलेशिया के साथ ये भारत अभ्यास करता है। कौन सा अभ्यास है, ये जो अभ्यास है वायुसेना अभ्यास है। वायुसेना का एक अभ्यास है जो मलेशिया के साथ में भारत करता है। इसमें भारत की दोनों की, मलेशिया और भारत की जो वायुसेना पार्टिसिपेट करती है उधार शक्ति युद्ध अभ्यास में, ठीक है। बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश के साथ भारत का कौन सा सैनिक अभ्यास करता है, तो बांग्लादेश के साथ हम करते हैं मैत्री जो है युद्ध अभ्यास हम किसके साथ करते हैं, बांग्लादेश के साथ करते हैं। अमेरिका के बात करें तो अमेरिका के साथ हम एक युद्ध अभ्यास नाम से ये कोई अभ्यास करते हैं, युद्ध अभ्यास, ठीक है। ये जो थल सेना अभ्यास करती है, और वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास दो जो है हम अभ्यास जो है अमेरिका की सेना के साथ हमारी जो थल सेना है वो करती है, युद्ध अभ्यास करती है और वज्र प्रहार करती है, ठीक है। चूँकि हमारी जो सेना है इंडिया की वो एक अच्छी सेना है, एक अच्छी किसी भी सिचुएशन में लड़ सकते हैं, तो इसलिए बहुत सी कंट्रियाँ जो हैं अमेरिका जैसी, USA जैसी कंट्रियाँ भी आकर यहाँ पर अभ्यास करती हैं, ठीक है। जापान की बात करें तो जापान के साथ हमारा जो है धर्मा गार्जियन युद्ध अभ्यास, जो युद्ध अभ्यास थल सेना से करती है, धर्मा गार्जियन युद्ध अभ्यास होता है नेपाल के साथ, जापान के साथ में हमारा, ठीक है। और इसके साथ साथ जापान के साथ हमारा कौन सा अभ्यास होता है, वो होता है जीमैक्स एक जो है नौसेना का अभ्यास है, ठीक है। नौसेना अभ्यास है जीमैक्स, ये हमारा जापान के साथ में होता है, ठीक है। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर के साथ हमारा सिम्बैक्स अभ्यास होता है, ठीक है। और सिंगापुर से हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगापुर जो है FDI के माध्यम से सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश भी सिंगापुर है, ठीक है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो हंगरी की बात करें तो हंगरी की जो राजधानी है वो कौन सी है, वो बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और इसकी जो राष्ट्रपति बन चुकी है वो है कातलिन नोवाक कौन है, हंगरी की जो है राष्ट्रपति हैं, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कातलिन नोवाक हंगरी की, ठीक है। तो ये राइट आंसर रहेगा। आगे है हमारा पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है, तो पृथ्वी जो दिवस है वो कब बनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस बनाया जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बात करें 7 अगस्त की, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस बनाया जाता है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस बनाया जाता है इस दिन। क्यों बनाया जाता है 7 अगस्त को, इसका रीज़न ये है, जो हमारे नीरज चोपड़ा हैं, पानीपत से संबंध रखते हैं, हरियाणा के पानीपत से, वो इस दिन मेडल जीत कर लाए थे। कौन सा, ओलंपिक गोल्ड मेडल कर आए थे नीरज चोपड़ा, इसलिए 7 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 26 जुलाई की बात करें
तो 26 जुलाई को हमारी जो प्यारी भारतीय सेना है इसने कारगिल पर चढ़ाई की थी, ठीक है। तो कारगिल पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को ये दिन बनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, ठीक है। कारगिल विजय दिवस बनाया जाता है, ठीक है। तो हमारी जो प्यारी जो सेना है इन्होंने ये काफ़ी मुश्किल परिस्थिति में जो कारगिल पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। 26 जुलाई को 1999 के अंदर इसकी ये जो है युद्ध लड़ा गया था। अब बात करते हैं 26 दिसंबर की। 26 दिसंबर को कौन सा दिवस बनाया जाता है? काफ़ी जो सिख कम्युनिटी है, जो इंडिया की जो जनता है, उनकी डिमांड पर कि जो वीर बाल दिवस बनाया जाता है, वीर बाल दिवस बनाया जाता है, ठीक है। अभी वीर बाल दिवस किसकी बनाया जाता है? तो जो गुरु गोबिंद सिंह जी के जो 2 पुत्र थे, ठीक है, जिन्हें दीवार में चिन्हा दिया गया था। किस लिए चिनवाया गया था? वो इसलिए चिनवा दिया गया था कि वो अपना धर्म जो है मुस्लिम धर्म, उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो मुस्लिम धर्म अपना लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उनको दीवार में चिनवा दिया गया था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो राजीव कुमार जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। राजीव कुमार कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके साथ हम बात करें केंद्रीय सत्यकर्ता आयोग के जो केंद्रीय CVC के जो अध्यक्ष हैं वो भी सुरेश एन पटेल हैं। सुमन कुमार बेरी की बात करें, सुमन कुमारी बेरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? तो वो है सुमन कुमार बेरी। अध्यक्ष की बात करें तो इसके तो जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइक संधि की शुरुआत किसने की थी? साइक संधि की जो शुरुआत की थी वो की थी लॉर्ड वेल्जली ने, ठीक है। लॉर्ड वेल्जली ने साइक संधि पद्धति की शुरुआत की थी। इसको याद कैसे रख सकते हैं? इसको याद हम ऐसे रख सकते हैं कि वेल्जली जो सहायता करेगा अंग्रेजों की, उसको क्या मिलेगी? जेल मिलेगी, ठीक है, जेल मिलेगी। तो साइक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड वेल्जली ने की थी। अब बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, इन्हें स्थायी बंदोबस्त का पिता कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त का पिता कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया था कि जो भूमि का जो जमींदार थे, जो 90% हिस्सा किसको देना होता था? इसमें 90% हिस्सा जो है कंपनी को देना होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। जो कुल जो अनाज का 90% देना होता था, 10% जमींदार रखता था, ठीक है। और इसके साथ साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और इसके साथ साथ क्या क्या काम किए? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसके साथ साथ और इसके साथ साथ इन्होंने बस यही, और इसने सहायक संधि की शुरुआत, सहायक संधि इन्होंने नहीं की, वो वेल्जली ने की, ठीक है। अब बात करते हैं, इम्पोर्टेंट वही था कि स्थायी बंदोबस्त का पितामह कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है डलहौजी की बात करें तो डलहौजी ने जो शिमला को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, ठीक है। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑलराइट, लॉर्ड डलहौजी ने बनाने का काम किया था। इसके साथ विलियम बेंटिक की बात करें, सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा पर रोक लगाने का काम किया था, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी ने इसके साथ साथ क्या किया था? नर बलि पर रोक लगाई थी। नर बलि पर रोक लगाने का काम भी इसने किया था, ठीक है। सेकंड एंग्लो सिख वार, ये भी डलहौजी के टाइम पे हुआ था, ठीक है।
राज्य हड़प नीति भी इसने शुरू की थी। तो ये था डलहौजी के बारे में। नरबली पर प्रतिबंध लगाया था इसने, ठीक है, नरबली पर। आगे बात करें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर महावीर थे, ठीक है। ऋषभ देव जो थे पहले तीर्थंकर थे, ठीक है। वेदों में भी इनका जिक्र होता है ऋषभ देव का। और इसके साथ साथ संभव की बात करें, संभव तीसरे तीर्थंकर थे, ठीक है। तीसरे तीर्थंकर कौन थे? संभव थे जैन धर्म की। आगे बात करते हैं भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी की स्थापना कहाँ की गई, तो भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी की स्थापना सूरत के अंदर की गई, ठीक है। सूरत के अंदर फ्रांसीसियों की पहली कोठी की स्थापना की गई। आगे क्वेश्चन आता है आसवान बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो आसवान बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो वो है नील नदी पर बना हुआ। नील नदी को मिस्र की जो है रोजी रोटी भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रेड एंड बटर कहा जाता है नील नदी को। गरीबी की माप किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो गरीबी की जो माप है वो किस पंचवर्षीय योजना के अंदर हुई थी, तो वो हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर गरीबी की माप हुई थी, ठीक है। लकड़वाड़ा समिति जो है इसका गठन किया गया था गरीबी की माप के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं भूमि सुधार अनुसूची का संबंध किससे है, तो जो भूमि सुधार की अनुसूची का कौन सी अनुसूची भूमि सुधार का संबंध जो है 9वीं अनुसूची से है, ठीक है। 9वीं अनुसूची जो है पहला संविधान संशोधन जो है 9वीं अनुसूची को ऐड करने के लिए ये हुआ था, ठीक है। फर्स्ट संविधान संशोधन भी इसी की वजह से हुआ था। आगे बात करते हैं सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिमुक थे सातवाहन वंश के संस्थापक। इसको सिमुक को कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं कि वो सातवाहन देने से क्या कर गया, मुकर गया, सातवाहन देने से मुकर गया, ठीक है। और गुज्जर वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे नागभट्ट प्रथम, ठीक है, गुज्जर वंश के संस्थापक। वासुदेव चौहान कौन थे, तो चौहान वंश के संस्थापक थे ये वासुदेव चौहान, ठीक है। आगे बात करते हैं गन्ना रिसर्च सेंटर की, तो गन्ना रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो कोयम्बटूर के अंदर है, ठीक है, गन्ना रिसर्च सेंटर। सबसे ज़्यादा गन्ना होता कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा गन्ना यूपी के अंदर होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मिट्टी चीनी कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा मिट्टी चीनी महाराष्ट्र के अंदर होती है, ठीक है। और शीशा रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो शीशा कोलकाता के अंदर है। जूट रिसर्च सेंटर भी कोलकाता के अंदर है, ठीक है। आगे ईंधन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो ये भी धनबाद में है, ये धनबाद के अंदर है। अगर बात करें आलू रिसर्च सेंटर की, आलू अनुसंधान की, तो ये कहाँ पर है, तो ये है हमारा शिमला के अंदर, शिमला के अंदर है आलू रिसर्च सेंटर, ठीक है। घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य हमारा कर्नाटक के अंदर है, घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है, तो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है हमारा, तो ये है हमारा उड़ीसा के अंदर। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व जो है वो हमारा उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। आगे है काबुली वाला बुक जो है किसने लिखी है, काबुली वाला जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये काबुली वाला जो बुक है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। अब बात करते हैं अरविंदो घोष की। अरविंदो घोष की बात करें तो उनकी एक फेमस बुक है एस्से ऑन गीता, एस्से ऑन गीता,
जो गीता पर ये बुक है इनकी, एस्से ऑन गीता। और द लाइफ डिवाइन, कर्म योगी, लव एंड डेथ, ये सभी इनकी बुक है, लव एंड डेथ, ठीक है, कर्म योगी, ये सब अरविंदो घोष की है, ठीक है। लाइफ डिवाइन, कर्म योगी और सावित्री, लव एंड डेथ, ये अरविंदो घोष की बुक है। इसके साथ लाला लाजपत राय की कौन सी बुक है, तो लाला लाजपत राय की जो बुक है अनहैप्पी इंडिया, काफ़ी पेपरों में पूछा जाता है अनहैप्पी इंडिया किसकी बुक है, तो वो है लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय ने और कौन सी बुक लिखी थी, तो लाला लाजपत राय ने आर्य समाज पर भी एक बुक लिखी थी, द आर्य समाज नाम से एक बुक लिखी थी, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने इंग्लैंड डेबिट टू इंडिया, इंग्लैंड डेबिट टू इंडिया बुक भी इन्होंने लिखी थी, ठीक है। इंग्लैंड डेबिट टू इंडिया बुक भी इनके द्वारा लिखी गई थी। अब बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी बुक लिखी थी, तो राजेंद्र प्रसाद ने ये बुक लिखी थी, फेमस बुक है इनकी इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड करके बुक इनके द्वारा लिखी गई थी, काफ़ी फेमस बुक है। इसके साथ साथ इनको सत्याग्रह इन चंपारण बुक भी इनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये बुक भी इनके द्वारा लिखी गई थी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है। आगे देखते हैं द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ पुस्तक की जो लिखा गया है रस्किन बॉन्ड है, ठीक है, रस्किन बॉन्ड है। अब बात करते हैं आर के नारायण की, तो आर के नारायण ने कौन सी पुस्तक ली, तो मालगुडी डेज, जो आपने बचपन में जो स्वामी एंड फ्रेंड्स जो सीरियल देखे होंगे, तो आर के नारायण की लिखी हुई थी, ठीक है। आर के नारायण की पुस्तक है कौन सी, ये है मालगुडी डेज, ठीक है। स्वामी एंड फ्रेंड्स भी इसकी लिखी हुई है, द गाइड भी जो है आर के नारायण की लिखी हुई है, ठीक है। आर के नारायण काफ़ी फेमस जो है राइटर थे, अभी भी इनकी जो है सीरियल जो एपिसोड है यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, स्वामी एंड फ्रेंड्स, काफ़ी बढ़िया चैनल, ठीक है। इसके साथ साथ सत्यजीत रे की बात करें, तो सत्यजीत रे की जो प्रोफेशनल जो बुक है वो है, सत्यजीत रे जो है एक अच्छे जो डायरेक्टर हुआ करते थे, ठीक, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी नेशनल अवार्ड जीते हैं तो सत्यजीत रे ने जीते हैं, ठीक है। आगे बात करें ठक्कर आयोग की, तो ठक्कर आयोग का गठन किस लिए किया गया था, तो ठक्कर आयोग का जो गठन है वो राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी तो उसकी जांच के लिए जो आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट इसलिए होता है जब इसकी जो गुनाहगार थे जो राजीव गांधी की हत्या के लिए जिनको फांसी की सज़ा मिली थी सबसे पहले, उसके बाद में उस सज़ा को जो है उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया था। उम्र कैद से जब इनको माफ़ कर दिया गया था, नलिनी में एक किरदार थे, लेडीज़ थी जिनको माफ़ भी किया गया था सोनिया गांधी के द्वारा। उसके बाद अभी इनको जो है पूरी तरह से जो है जेल से रिहाई मिल चुकी है। राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं उनको रिहाई मिल चुकी है, तमिलनाडु हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको रिहाई मिली है, ठीक है। तमिलनाडु के थे, इनमें से कुछ तमिलनाडु के थे, कुछ एक श्रीलंका का था व्यक्ति, ठीक है। तो राजीव गांधी की हत्या से ये संबंधित है ठक्कर आयोग, ठीक है। अब बात करें जलियांवाला हत्याकांड से संबंधित आयोग की स्थापना कौन सा, तो हंटर आयोग की स्थापना की थी, ताकि वो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था जनरल डायर के द्वारा जो किया गया था उसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। अब बात करें पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सा आयोग की गठन किया था, पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी की स्थापना की गई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी की स्थापना की गई थी पंचायती राज समिति के लिए। मुंबई दंगा की बात करें तो मुंबई दंगे 1995 के 93 के अंदर हुए थे, ठीक है, 1993 के अंदर हुए थे। इसके रीज़न क्या था, इसका रीज़न ये था दाऊद इब्राहिम ने जगह जगह बम ब्लास्ट कर दिए थे, इस वजह से जो है हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे मुंबई के अंदर 1993 के अंदर, ठीक है। दाऊद ने 5 से 7 जगह बम लगा दिए थे और इसी केस के अंदर जो है
संजय दत्त हैं, वो जो अब उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनका नाम भी इसके अंदर आया था। नाम इसलिए आया था कि जो गोला बारूद लाया गया था वो उस जो मुंबई में जो गोला बारूद आया था उसके साथ AK-47 गन भी आई थी। वो AK-47 जो गन थी वो गन संजय दत्त के पास में मिली थी, ठीक है, जो उन्होंने बाद में पिघला कर ख़त्म भी कर दिया था उसको। तो उस केस में तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होगा। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।